2 मिनट में हल होंगे सारे सवाल जब देखेंगे ज्ञान का अमृतकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश तिवारी और स्वागत करता हूं आप सबका ज्ञान का अमृतकाल के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम सब ये जानेंगे कि साल 2023 यानी बीते साल के कौन से थे वो ऐसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनसे भारत और दुनिया के अन्य देशों के बीच संबंधों पर प्रभाव पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से मध्य पूर्वी देशों के बीच विवाद जहां खत्म ही होने वाला था, वहीं यह विवाद दोबारा क्यों बढ़ा। दरअसल इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के 2 साल के निरंतर प्रयास हमास के हमले से लगभग खत्म से हो गए हैं। इस हमले में 1200 से अधिक नागरिक और सैन्यकर्मी मारे गए और दूसरी तरफ 230 से अधिक लोगों को बंधक भी बना लिया गया। इजराइल की क्रोधित और असंगत प्रतिक्रिया के कारण अब तक 20,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लगातार मानवाधिकारों के हो रहे हनन और इजराइल के बढ़ते हमलों में आम लोगों की मौतों की वजह से अमेरिका तक ने इजराइल की आलोचना की है। इजरायली अरब सुलह प्रक्रिया फिलहाल पटरी से उतर चुकी है और गाजा का भविष्य भी अभी संकट में देखा गया है। मध्य पूर्वी देशों से अब रुख करते हैं भारत और अमेरिका की तरफ और समझते हैं कि कौन सी थी वह वजह जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध थोड़े से डगमगा से गए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत और अमेरिका के सफल दौरे के बाद जहां दोनों देशों के बीच के रिश्ते और मजबूत हुए थे, वहीं अमेरिका में एक खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ रही है। हालांकि भारत की प्रतिक्रिया इस बार कनाडा पर उस प्रतिक्रिया से अलग रही है जब पिछली बार भारत सरकार को कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक यानी निज्जर की हत्या से जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने कानून के शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और जानकारी प्रदान करने पर बताई गई अमेरिकी साजिश में भारतीय नागरिक की भूमिका पर ध्यान मजबूत करने का वादा भी किया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच के संबंध सुधरते हैं। और अब जानते हैं कि एक और महाशक्ति यानी रूस के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है यूक्रेन के साथ बढ़ते विवाद से। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी देशों के नागरिकों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन को अमेरिका पैकेज से $18.5 बिलियन मिलने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण सैन्य सहायता भी शामिल है, लेकिन सहायता को अमेरिकी कांग्रेस ने रिपब्लिकन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। इस बीच पुतिन का दोबारा रूस का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था लचीली रही है और मॉस्को और बीजिंग के बीच निकटता पश्चिमियों को चिंतित कर रही है। रशिया यूक्रेन से हटके अब रुख करते हैं भारत और मालदीव्स के बीच ढलते संबंधों पर। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की सरकार, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया था, उन्होंने भारत से मालदीव में तैनात सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा है और उफान पर चल रहे जल सर्वेक्षण समझौते को समाप्त करने के अपने इरादे से अवगत कराया है। हाल ही में यह जानने में भी आया था कि मुर्सी को चीन के काफ़ी करीब माना जाता है, जो कि भारत के लिए हालिया तौर पर ठीक नहीं है। हालांकि चीन केवल मालदीव तक ही नहीं रुका, बल्कि भारत के सैन्य बल पर भी अपनी नज़र जमा रहा है। चीन काफ़ी लंबे समय से भारत की सबसे बड़ी चिंता और रणनीतिक चुनौती बना हुआ है। सीमा पर सैन्य बल गतिरोध अपने चौथे स्तर में है, जिसको 4th विंटर भी कहा जाता है। हालांकि चीनी सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए बल की स्थिति बरकरार रखी गई है। भारत के रणनीतिक रक्षा साझेदार मॉस्को की आर्थिक अस्तित्व के लिए बीजिंग पर निर्भरता और हिंद महासागर में मालदीव के चीन के करीब आने से चिंता बढ़ गई है। अब आगे देखना यह है कि भारत किस तरह से इन सब चीज़ों का सामना करेगा। भारत का तनाव केवल अमेरिका, चाइना या मालदीव तक ही नहीं रुका, बल्कि तालिबान के साथ भी बना हुआ था, जो कि अफगानिस्तान एम्बेसी से काबुल तक पहुंचा। नई दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी में बदलाव हुआ है। मौजूदा राजदूत के चले जाने से बदलाव को हवा मिली और मुंबई और हैदराबाद में देश के राजनयिकों ने कार्यभार संभाल लिया। भारत को राहत देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे तालिबान का झंडा एम्बेसी या फिर कहीं पे भी नहीं फहराएंगे और अपने आधिकारिक पत्रों में भी तालिबान का नाम शामिल नहीं करेंगे। हालांकि भारत के रिश्ते तालिबान के साथ पिछले कई समय से उलझ रहे हैं। काबुल में एम्बेसी में एक तकनीकी टीम तैनात की गई है और नई दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी में वर्तमान टीम अफगान नागरिकों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं प्रदान करने के लिए शासन के साथ समझौता कर रही है। चीन ने काबुल में पूर्णकालिक दूत तैनात भी किया है। तो जहां एक तरफ भारत के लिए तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने G20 का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक स्तर पर अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत किया।
G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र पर बातचीत करने में भारत की सफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कई देशों के लिए आश्चर्य की बात बन गई। G20 प्रक्रिया से एक बड़ी उपलब्धि थी विकासशील और कम विकसित देशों को विकास की राह पर और मजबूती से लाना। भारत ने ग्लोबल साउथ की छत्र मजबूत की है और यह भी बताया है कि ग्लोबल साउथ को भारत की गुटनिरपेक्ष नेतृत्व की विरासत को आगे बढ़ाने के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसे केवल 21वीं सदी के लिए अनुकूलित किया गया है। तो यह थी भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी साल 2023 की अहम सुर्खियां। ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहें DIHE न्यूज़ के साथ और देखते रहें ज्ञान का अमृतकाल।